हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 3 में अगली एक्सरसाइज पर आ गए हैं, यानी एक्सरसाइज 3.2 पर। अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज नहीं मतलब इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप मेरी पहली वाली जो वीडियो है उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ये मेरी तीसरी वाली वीडियो है। आपको इसके लिए फर्स्ट वाली वीडियो जो है मेरी वो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप पहले मेरी फर्स्ट वाला जो वीडियो है इस चैप्टर का वो उसको ध्यान से देखें और समझें। उसके बाद ही आप इस वाली वीडियो पर आइएगा प्लीज़। अगर आप नहीं गए हैं तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप मेरी पिछली वाली वीडियो पर जाइए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पहली वाली का भी दूसरी वाली का भी। आप पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप थर्ड वाली वीडियो पे आइएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे और देन उससे इक्वेशन बनाएंगे। अगर आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बना पाते हैं तो यकीनन आप उसे सोल्व भी कर पाएंगे। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको ये नीचे कुछ प्रॉब्लम दी हुई हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और आपको इनके सॉल्यूशंस जो है ग्राफिकली शो करने हैं, यानी ग्राफ के थ्रू आपको बताना है कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। इसमें बेसिकली बच्चों सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यूज, है ना। जैसे कि नाम में ही शामिल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं तो यानी कि उनके वेरिएबल्स जो हैं एक्स एंड वाई हैं, तो उनकी वैल्यूज़ ही उनका सॉल्यूशन होता है। तो हमको एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, बेसिकली क्वेश्चन में ये बात की है। तो वो वैल्यूज़ निकालने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेक श्योर आपको क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले आती हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो सके। मैं अब पढ़ती हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के आई। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 में 10 स्टूडेंट्स हैं। पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, उन्होंने एक मैथमेटिक क्विज हुई उसमें पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब इन्होंने ये क्वेश्चन में खुद ही बोला है क्या कि अगर गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है ना। मान लीजिए अगर बॉयज़ 1 हैं तो लड़कियां क्या होंगी, उससे 4 ज़्यादा होंगी, यानी कि 5 हो जाएंगी टोटल मिला के, है ना। पहले वाले से 4 ज़्यादा, कुछ इस तरीके से है। अब एग्जैक्टली कितने ये बताया नहीं। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्विज में टोटल कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, ये हमसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, पूछा गया है। तो बच्चों इसमें देखा जाए तो सिर्फ दो ही बातें दी हुई हैं। पहला ये कि क्लास में कुल मिला के 10 बच्चे हैं, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिला के 10 बच्चे बनेंगे, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, हमको दो बातें बताई गई हैं। पहले ये कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के 10 बच्चे बनेंगे, है ना। ओके, दूसरी बात क्या बोली है कि भाई गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से, है ना। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा हैं। कि अगर मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर बॉयज़ में मैं 4 ऐड कर दूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूँ दोनों को मिला के तो गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगे। तो इन्होंने बेसिकली एक तो ये बात बोली है और दूसरी ये वाली बात बोली है ना। तो अब एक काम करते हैं, हम गर्ल्स को और बॉयज़ को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे ऐसे रिवर्स करके लिख दूँ, है ना। लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे जी लिख देती हूँ, यहाँ पे इसको बी लिख देती हूँ। क्यों लिखा मैं बता देती हूँ। ये दोनों जी जी एक साथ हो गए ना, बस इसलिए, और तो कोई कारण नहीं है। तो मैंने क्या किया, दोनों गर्ल्स को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लेते हैं, और ये जो बॉयज़ हैं इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। तब हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी वो मैं बताती हूँ। तो लेट द नंबर ऑफ
गर्ल्स इज इक्वल टू बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ माना है भी, क्योंकि दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, एक तो गर्ल्स के बारे में बात की है और एक बॉयज़ के बारे में बात की। यानी गर्ल्स को हमने एक्स मान लिया, दूसरा बॉयज़ को हमने वाई मान लिया। आप चाहो तो इनको ऐसे भी मान सकते हो, मतलब बॉयज़ को एक्स मान लो, गर्ल्स को वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन एक जैसा ही होगा, दोनों से सही आंसर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों को मिलाकर के 10 बनेगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को x माना है और नंबर ऑफ बॉयज को हमने क्या माना है, y। दोनों को फिर मिलाकर के कितना बना? 10 मिला। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ओके फाइन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में दूसरी वाली बात क्या कही गई थी कि भी गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से 4, यानी कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा है। गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा है, यानी कि बॉयज में मैं अगर 4 मिला दूंगी तब जाकर के कहीं वो गर्ल्स के इक्वल बैठेंगे। ठीक है, आप गलती से इसको ऐसे मत समझना कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा, 4 इधर प्लस कर दूँ मैं, मतलब 4 इधर ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 4 इसके तरफ ऐड कर दिया तो ऑलरेडी फिर ये और ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब इससे बॉयज ज़्यादा पता चलेंगे कि भी बॉयज ज़्यादा हैं। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एंड प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ, अभी बताती हूँ आपको कैसे समझाने की कोशिश करी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लीज़ एक बार समझिएगा। ऐसी ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरे पास में 5 रुपये हैं। मेरे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपये। मेरे पास 5 रुपये हैं, रुपये हैं मेरे पास। ठीक है, और आपके पास 1 रुपया है। कितना रुपया है? 1 रुपया। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि मैम आपके पास हमसे 5 ज़्यादा है। आप क्या बोलोगे? ये आप हो ये, है ना। आपने कहा कि मैम आपके पास, मतलब मेरे पास यहाँ पर हमसे 4 ज़्यादा है ना, 4 ज़्यादा हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम दोनों बराबर आना चाहें तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर हम दोनों बराबर आना चाहें तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर आप लोग कहोगे कि हमको 4 रुपये दे दो तो हम बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं आप लोगों में +4 कर दूंगी तब मेरे बराबर आ पाओगे। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, गर्ल्स की बता रहे हैं कि भाई गर्ल्स जो हैं 4 ज़्यादा हैं। गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे? बॉयज़ से। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे बॉयज़ को गर्ल्स के बराबर लेकर के आना है तो क्या करूँगी मैं? बॉयज़ में 4 ऐड कर दूंगी, तब जाकर के वो गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगे। अब बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही बताया है आपको। ठीक है, आप चाहो तो इसको कहीं साइड में ऐसे अलग से नोट कर सकते हो ताकि आपको ये बात याद रहे। मैं इसको फिलहाल मिटा देती हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, तो अब ये इधर ये सारी चीज़ इधर है, ये वाई इधर प्लस का, मैं इधर करके क्या कर देती हूँ, इसको माइनस का कर देती हूँ। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब हमारे पास में 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमको इनके सॉल्यूशन ग्राफिकली यानी कि ग्राफ पेपर पर बना के दिखाने, यानी कि हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, हमने लास्ट क्लास में 2nd वीडियो में अपना सीखा था। तो इसके लिए आपको एक बार 2nd वीडियो प्लीज़ देख लेना, वरना मैं इसमें तो सिखाऊंगी ही आपको अच्छे तरीके से। कोशिश करती हूँ कि आपको ईजिली समझ में आए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं पहली इक्वेशन लेती हूँ ये वाली। ठीक है, नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक तरफ मैं ये ले लेती हूँ, दूसरी तरफ मैं ये वाली इक्वेशन लिख लेती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो लेट कर लेती हूँ, लेट x की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, 0 ले लूँ। ठीक है, मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, तो y कितना आएगा, 10। ये मेरा आ गया। मैंने क्या किया, पुट किया है x की वैल्यू 0
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। ओके, तो मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 और 10। अगेन हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू में क्या पुट करूँ 4 पुट कर देती हूँ, कुछ ऐसा रखती हूँ ना ताकि ये मैच मैच कर जाए। ये y की वैल्यू ही 0 मान लेती हूँ, चलिए y की वैल्यू मैंने 0 मान ली, तो क्या होगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 आ गई है ना। तो यानी कि अगर मैं y 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल बन गई, मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, इज इट विजिबल टू यू? ओके, एक्स वाई, एक्स 0 रखा तो y 10 आया था, y 0 रखा तो x 10 आया। अब हम दूसरी तरफ अपनी सेकंड इक्वेशन रखते हैं। पुट x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या पुट करूँ 10 पुट कर देती हूँ, चलो कुछ भी पुट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो x की वैल्यू मैंने 10 पुट की, तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 4 इधर आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई है ना। x की वैल्यू 10 रखी तो y की वैल्यू 6 आई। अगेन क्या करते हैं पुट करते हैं कुछ y की वैल्यू 2 पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो क्या मिलेगा मुझे x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4, तो यानी x की वैल्यू मुझे 4 मिल गई है ना। तो मैं टेबल बना देती हूँ यहाँ पर, हमने सबसे पहले x 10 लिया तो y की वैल्यू 6 आई, हमने y 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आई, ठीक है, इजी हो गया। ओके, आप चाहो तो ये कोई भी 0 लेकर के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ यहाँ पर इस पेज पर, ये मैंने सारे पॉजिटिव ही लिए हैं तो मैं पॉजिटिव साइड थोड़ी ज़्यादा लूँगी। यहाँ पे 0 10 तक जा रही है मेरी मैक्सिमम गिनती, तो मैं यहाँ पे 10 के हिसाब से ले लेती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सीधा करती हूँ, अच्छा है। नाउ इट्स बेटर। तो दो दो का गैप ले लेती हूँ मैं, 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, एक को ले लिया 12। ऐसे में क्या करती हूँ इस तरफ भी ले लेती हूँ, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हम पॉइंट फ्लोट करते हैं, सबसे पहले वाली जो टेबल थी वो पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 तो y 10, x की वैल्यू 0 तो y 10, देन y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। लीजिए मेरे को मुझे दो पॉइंट्स मिल गए हैं, मैंने क्या किया अब इनको ज्वाइन कर देती हूँ।
आपको स्केल ज़रूर यूज़ करना है बच्चों, विदाउट स्केल बात नहीं बनेगी, आपको स्केल यूज़ करना ही होगा। तो प्लीज़ आप अपने पास में अपना ज्योमेट्री बॉक्स जो है साथ रखिए एंड मेक श्योर आपका स्केल जो है वो अच्छा वाला हो, मतलब ऐसे ना हो कि उसमें कहीं से कट पट लगा हुआ है तो इस वजह से आपकी लाइन ख़राब हो सकती है। सो प्लीज़ आप क्वालिटी ज़रा ठीक से रखिएगा। पेंसिल शार्प इस्तेमाल करनी है आपको। अब मैंने क्या बनाया, मैंने इसका ग्राफ बना दिया है पहले वाले टेबल का, और इसकी इक्वेशन थी मेरे पास में x + y = 10। तो हम यहाँ पर यही वाली इक्वेशन लिख देंगे, x + y = 10। ठीक है। अब बारी है मेरी सेकंड वाली इक्वेशन पुट करने की। ये रही सेकंड वाली टेबल, 10 and 6, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6। तो मैंने यहाँ पे स्केल रखा है ऐसे, और यहाँ पर 6 के सामने वाली लाइन पे मैंने ऐसे डॉट लगा दिया। ये विल बी मेरा दैट पॉइंट विल बी डिनोटेड एज 6 and 10 and 6। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 4 and 0, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे ऐसे लेकर के आएंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस वाली इक्वेशन पर भी हम क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिख देंगे इस वाली लाइन पर, x - y = 4। ठीक है। अब हमको क्या मिला बच्चों, एक पॉइंट मिला जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर। अब ध्यान से देखो, अगर आपने ग्राफ पेपर पर बनाया होगा तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। ये 6 and 8 के बिल्कुल मिड में होगा, ये 6 and 8 के बिल्कुल मिड में होगा, और यहाँ पर पॉइंट आता है मेरा 7, है ना। और यहाँ पर ये क्या इसको आ रहा है, यहाँ पे ये 2 and 4 के बिल्कुल मिड में आ रहा है, देख रहे हैं आप, इस लाइन पे आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल इस पर लाइन पर, है ना। और यहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा कितना, 3 आएगा, 2 3 4 इस तरीके से। तो यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जो मैं लोकेशन है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7 and 3। यानी ये वाली वैल्यू मेरी किसकी हो गई, x की, और ये वाली वैल्यू मेरी किसकी हो गई, y की। और x किसको माना था मैंने, नंबर ऑफ गर्ल्स को। इसका मतलब हमारे पास में गर्ल्स की जो नंबरिंग है, यानी कि टोटल हमारे पास में 7 गर्ल्स हैं, एंड हमारे पास में जो y माना था हमने, बॉयज़ को माना था। इसका मतलब हमारे पास में टोटल 3 बॉयज़ हैं। अब कंपेयर करो, 7 और 3 में 4 का डिफरेंस है, यानी गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो हमारी एक वो वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हुई, और इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी टोटल मिला के हमारे पास स्टूडेंट्स भी कितना हुए, 10 हो गए। तो यानी हर एस्पेक्ट से हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमने इसको वेरीफाई किया है और ये जज भी किया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं here the point of intersection is the common solution for both the lines of equation. So x is equal to 7 and y is equal to 3। ठीक है, ये क्या होगा, दोनों का सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर भी यही होगा। 10 number of girls is equal to be 7 and number of boys is equal to be 3 and that will be your answer। ठीक है, आपको बताइएगा कि आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आया है या नहीं आया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बताइएगा प्लीज़। इसे बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, दैट विल बी आवर फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ।
मैं बुक को थोड़ा ऊपर लेकर के आई हूँ। 5 pencils and 7 pens. 5 pencil and 7 pens together cost ₹50. तो दोनों को मिलाकर के 50 रुपीज़ है। फिर दूसरी बात कही क्या कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल और 5 पेन्स दोनों मिलाकर के इनकी कॉस्ट कितनी है? 46 रुपीज़ है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। तो कुल मिला के बस वही वाली बात हो गई जैसे हमने पिछली वाली क्लास में एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसका क्वेश्चन ये वाला है। मैं आपको इसकी इक्वेशन बना के दिखा देती हूँ, आप इसका ग्राफ जो है एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे बन जाता है, अच्छे से ग्राफ बन जाता है, तो आप अपने आप को शाबाशी ज़रूर दीजिएगा, भूलना नहीं। और अगर आप नहीं बना पाते तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी इक्वेशन बनाती हूँ। बच्चों इसमें बोला है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो पेंसिल और पेन की बात कर रहे हैं और कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equal to ₹Y. Now according to the question, when ₹50 paid for 5 pencils and 7 pen, ये कौन सी कंडीशन है? जब हमने 5 पेंसिल और 7 पेन के लिए 50 रुपीज़ पे किए थे। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे लिए? 5 पेंसिल्स यानी कि X, कि हमने कॉस्ट ऑफ पेंसिल X माना है, प्लस हमने दोनों चीज़ें खरीदी ना कॉम्बिनेशन, तो इसलिए हमें पेन को भी इंक्लूड करना होगा 7Y, और दोनों को मिला करके मैंने कितने रुपीज़ दिए हैं? 50 रुपीज़ दिए हैं। सो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब चलते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन की तरफ। व्हेन 7 पेंसिल एंड 5 पेन, अब की बार मैंने क्या किया है? 7 पेंसिल खरीदी है और 5 पेन खरीदे हैं और दोनों को मिला के मैंने 46 रुपीज़ दिए हैं। व्हेन ₹46 पेड फॉर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई? 7X plus 5Y is equal to 46 rupees. इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पे इक्वेशंस बना दी हैं, इजीली हैं, ऐसे बन गई हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें X और Y की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो पुट करके आपको इसके लिए टेबल तैयार करनी है। ठीक है, बहुत इजी है, आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने इक्वेशंस थी, इनमें वैल्यूज़ पुट की हैं और टेबल बनाई है, देन टेबल को मैंने सिंपली ग्राफ पेपर पर यहाँ पे प्लॉट किया है। सेम वही आपको जो स्टेप्स हैं इस वाले क्वेश्चन में भी फॉलो करने हैं, तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करती हूँ। Now question number 2. On comparing the ratios A upon A2, B upon B2 and C1 upon C2, आपको कंपेयर करने हैं इन रेशियोज को A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 को। देन फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, ये वो वाली बात है जिसमें हमने कंडीशंस की बात की थी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जा कर के देखिएगा, इसमें मैंने टेबल बना करके आपको दिखाया था
एक टेबल मैंने बनवाई थी और उसमें टेबल मैंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझाया था। तो एक बार उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं, मैं इसमें आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमारे पास में एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में इसको कंपेयर करेंगे a1, b1 और c1 से, है ना। और ये वाली दूसरी इक्वेशन है तो ये a2, b2 और ये c2 हो गया। इस हिसाब से a1 अपॉन a2 क्या हुआ मेरे पास में 5/7, b1 अपॉन b2 क्या हुआ मेरे पास -4/6। आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेकर के आइएगा। जैसे ये कट रहा है 2 से तो 2 3 जा, तो ये कितना आ गया फाइनल -2/3 आ गया। एंड c1 अपॉन c2 तीनों को देखेंगे, ये कितना आया मेरे पास में 8/-9, है ना। उनके सिंबल्स के साथ, उनके साइन के साथ हमको लिखना है। तो क्या देखने को मिला कि हमने इन सब को लोवेस्ट फॉर्म में लेकर के आ गए हैं। ऑलरेडी ये दोनों तो थे ही, इसको चेंज किया है। तो ये और ये आप ध्यान से देखो, क्या ये पोर्शन और ये क्या ये तीनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं? नहीं, है ना। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है। और बेसिकली मैंने आपसे पहले भी बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि अगर आपको पता चल जाए कि भाई a1 अपॉन में a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, है ना। क्यों? क्योंकि 5/7 इज नॉट इक्वल टू 2/3, नेगेटिव वाला, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए आपको पता चला कि भाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आते तो तीसरे वाले को चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। तो इसलिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो दो इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग बनेगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बनती है ना। तो बस इसे यही पूछा था कि इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे होगा, तो वो एक पॉइंट पर कट करेगा। तो यहीं पे लिख देंगे सीधा सीधा द ग्राफ द लाइंस ऑफ दिस इक्वेशन intersect at a point। ठीक है, बस ये आंसर हो गया, मतलब इतना सही था। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसको। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चलो अब कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आया 9/18। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/2 आया। ठीक है, अब b1 अपॉन b2 को भी देख लेते हैं। b1 अपॉन b2 आया मेरे पास 3/6, कैंसिल आउट करके ये मेरे पास क्या आएगा 1/2 आएगा। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए देन हम तीसरे वाले को चेक करेंगे। ठीक है, तो तीसरे वाले मेरे पास क्या आता है c1 अपॉन में c2, यानी 12/24। इसको भी कट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये तो तीनों आपस में इक्वल आ गए, है ना। आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे आपस में क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये वाली जो कंडीशन होती है हमारी, ये कंडीशन जो होती है वो पैरेलल लाइन के केस में होती है। तो सीधा लिख देंगे द लाइंस ऑफ दिस इक्वेशन
आर पैरेलल टू ईच अदर। एक मिनट, पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट होगा, एक के ऊपर है। सॉरी बच्चों, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, मुझे लगा, कोई बात नहीं। ये सारे के सारे आपस में इक्वल आए हैं, इसका मतलब इनका हर एक पॉइंट क्या होगा, मैच करेगा। जैसे यहाँ पे मेरी एक लाइन गई है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वही इसके ऊपर जो दूसरी लाइन आएगी उसका भी सॉल्यूशन होगा। सो दैट्स वाई ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। यहाँ पर पैरेलल नहीं होगा, प्लीज़ इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन आएगा। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट होगी, यहाँ पे लाइन एक के ऊपर एक आएगी यहाँ पर। अब चलते हैं अपने तीसरे वाले की तरफ। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन में a2 लिखेंगे, 6/2 कट करके 3 आ गया, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन में -1, यानी कि ये भी 3 आ गया, ये ऐसे कट गया, 3 आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो तीसरे वाला चेक करेंगे, c1 अपॉन में c2 10/9, ये तो कट नहीं रहा और ये इनके इक्वल भी नहीं आया, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब ये इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल आएगा। द लाइन्स ऑफ these equations are parallel to each other। तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है। कंक्लूजन ये निकला कि अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल नहीं आया b1 अपॉन b2 के, तो ये भी बात खत्म हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अगर इक्वल आ जाती हैं तो दूसरे वाले को चेक करेंगे, अगर इक्वल नहीं आई तो पैरेलल लाइंस बनेंगी। और तीसरी बात क्या पता चली कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, यानी सब कुछ इक्वल हो गया, तो एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, जिसे हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, है ना। तो ये इसका टोटल मिला के कंक्लूजन था तीनों इक्वेशंस का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, आपको फिर से ये रेशियोज कंपेयर करने हैं, देन आपको फाइंड करना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। तो बच्चों बिल्कुल सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। मैंने आपको बताया था क्या कि अगर इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट की हैं, इस वाले में और इस वाले में, अगर इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस तो कंसिस्टेंट है, इन दोनों केसेस में कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। और इन दोनों में इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको बस बेसिकली क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको इसका थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन तो सिंपल है और दूसरी इसमें फ्रैक्शन में दी हुई है, दैट्स वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास में 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। इसका एक तरीका है बच्चों, या तो आप अपॉन में इनको सुलट लें, और अगर नहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, एक एलसीएम लेकर के इनको सोल्व कर लें। जैसे मैं इसका यहाँ पे एलसीएम लेकर के दिखाती हूँ आपको। 6 आ गया एलसीएम, यहाँ पे 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आया, 3 3 जा 9x प्लस 3 की टेबल में 6 2 पर आता है, 2 5 जा 10 y इज इक्वल टू 7। ये 6 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया,
तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। अब क्या करना है, इन सबको इस तरफ लेकर के आना है, इस तरफ। तो यानी आगे मेरे पास है 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे इसको इधर लेके आओ, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखो अब ये सिंपल सिंपल इक्वेशन बन गई जैसे हमारे पहले वाली थी, है ना। जैसे ये थी ना पहले वाली सिंपल सिंपल इक्वेशन, ऐसे ये मेरी भी इक्वेशन सिंपल सिंपल बन गई है, देखो, है ना। आप देख पा रहे होंगे सिंपल सिंपल बन गई है ये दोनों इक्वेशंस। अब इनको कंपेयर करना है, कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 कितना आया 9, यहाँ पर और वहाँ पर भी 9, तो कट के कितना आ गया 1 आ गया, है ना। मैं यहाँ पर कर देती हूँ, वरना फिर मुझे पीछे बार बार देखना पड़ेगा, यहाँ पे ही कर देती हूँ मैं। B1/B2 कितना आया 10 प्लस का और यहाँ पे 10 माइनस का, बात समझ में आ रही है। तो कट करके कितना आया मेरे पास -1 आया। तो बच्चों यहीं पर ही पता चल गया मुझे कि भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो तीसरे वाले को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर यहीं पर ही पता चल जाए कि इक्वल नहीं है तो तीसरे वाले को मत निकालिए। तो क्या पता चला कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। So the pair of linear equations are consistent, ठीक है, कंसिस्टेंट। सेम इसी तरीके से आप दूसरी वाली इक्वेशन जो है बाकी वो भी कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट लाइंस है केवल तभी कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या आप सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इनकंसिस्टेंट होगा, वरना कंसिस्टेंट। बस सिर्फ पैरेलल वाले केस में इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी दोनों केसेस में कंसिस्टेंट होती है। आप इतना भी याद रख सकते हैं। तो आज के लिए हम वीडियो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगली एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। आप चाहें अगर तो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं इनके रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के, और क्वेश्चन नंबर 4 जरूर आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। मतलब आपको इक्वेशंस दी हुई होंगी, यहाँ पे आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको बस इनके ग्राफ बनाने हैं और ग्राफ बनाने के बाद आपको बताना है कि भी कंसिस्टेंट है या नहीं। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कीजिएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार इस क्वेश्चन को कराऊंगी, देन हम आगे फर्दर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।